हेलो साथियों, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही होगी ना? मेहनत कर रहे हैं ना? तो अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ मैं एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ऑर्गेनिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्वेश्चन मैं बहुत सारी किताबों से सेलेक्ट करके आपके सामने रखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? बेयर्स रिएजेंट। पूरी एक्सरसाइज बढ़िया एक्सरसाइज है, कोशिश आप करेंगे अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? आप जानते हैं एल्कलाइन केमोनोफोर को हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो फिर एल्कलाइन केमोनोफोर आंसर फिर डी होगा। इसमें हम आपको आंसर्स बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए इसके लिए रिक्वायरमेंट ना करिएगा। लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद, यानी कि लिंडेन कब मिलता है? तो लिंडेन मिलने का काम ये है कि भैया बेंजीन जो होता है C6H6 जब 3Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो C6H6 और Cl6 इस टाइप का कंपाउंड मिलता है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग लिंडेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपने निकाल लिया है कि यानी कि बेंजीन की रिएक्शन करानी है, सनलाइट से करानी। बेंजीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सी ऑप्शन लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है, मेरा गणित है वो यही है कि क्वेश्चन इसमें से आपको मिलना चाहिए। इसलिए इस पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो 3.4 गुणा 2 कर लीजिएगा, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो बहुत ऊपर भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ईजिली नाइट्रेटेड? तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि ईजिली नाइट्रेटेड वही होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो NO2 तो एक्टिवेट करता नहीं, ये मिथाइल नाइट्रेट है, मतलब नहीं बनता। बेंजीन रिंग की बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि ईजिली नाइट्रेटेड, तो नाइट्रेटेड जो ऑलरेडी हैं तो ये क्या नाइट्रेट करेंगे। और बेंजीन की बात करें तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें है नहीं कोई ग्रुप, तो एक ही ग्रुप बचा, यही सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर टॉलिन लगा दीजिए, यानी कि डी ऑप्शन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाए। देखिए दोस्तों, क्या है कि मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ, बीच बीच में अगर कोई मिसप्रिंटिंग, जैसे क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिए हैं मिसप्रिंटिंग हो जाती तो आप उसे करेक्ट कर लें। उसको बहुत बड़ा इशू ये बनाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे नहीं आता या तुम्हें नहीं आता। तुम लोगों से ही जैसा ही मैं हूँ, कोई नया नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस ये कोशिश रहती है मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो इसलिए मिसप्रिंटिंग को ज़रा सही कर लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हो तो कर लो, नहीं हो तो समझदार हैं आप, MSc किए हुए हैं सभी लोग। 4th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कैटलिस्ट इज मोस्टली यूज? सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज़्यादा रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन में प्लेटिनम यूज़ होता है, पैलेडियम यूज़ होता है, निकल यूज़ होता है। तो इनमें से मुझे देखो पैलेडियम दिखाई दे रहा है, तो मैं ऑप्शन C लगाऊंगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैटलिस्ट यही होता है हाइड्रोजिनेशन में, रिडक्शन में, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन कैन बी आइडेंटिफाइड। पोजीशन डबल बॉन्ड की एल्कीन में किससे आइडेंटिफाई की जाती है? आप जानते हो कि डबल बॉन्ड में पोजीशन हमेशा ओजोनलिसिस, हमेशा ओजोन वहीं पर अटैक करती है जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। अपने चाहे बेंजीन हो और चाहे नॉर्मल एल्कीन हो, तो आपका आंसर ओजोनलिसिस इसमें लगाना पड़ेगा। प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन की जो प्योर मीथेन होती है वो कैसे बनाते हैं? तो प्योर मीथेन के लिए ऑप्शन इसमें कोई अगर आपको मिल जाता है, वुड्स रिएक्शन में प्योर नहीं बनता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी नहीं बनता है, सोडा लाइम और का डीकार्बोक्सिलेशन। मेरे हिसाब से फिर करेक्ट आंसर बी इसका आना चाहिए कि रिएक्शन आपको पता है CH3COONA + NaOH CO करिए, मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, CH4 बनेगा और Na2CO3, यानी CH4 एकदम डायरेक्ट आपका गैस फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगी, Na2CO3 वहीं छूट जाएगा। तो मतलब मुझे आंसर फिर यही करेक्ट एग्जैक्ट है। 7वां क्वेश्चन आते हैं C6H6। इन C6H6 मॉलिक्यूल द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 होता है। तो मुझे तो भाई साहब ये पता है कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, तो ये आपको भी पता होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 द इलेक्ट्रोफाइल इज, अरे यार ये तो NO2 पॉजिटिव होता है,
यानी कि नाइट्रेशन में हमेशा याद रखिएगा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ही रहता है, तो मैं NO2 पॉजिटिव लगा दूं। चलिए आपकी बात मान लेता हूं, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेता हूँ क्या कह रहा है। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू, यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ एल्केन का बढ़ता है, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ घट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए, मैं देखता हूँ एन ऑक्टेन है 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि इसमें तो बहुत ब्रांचिंग हो गई तो कम हो जाएगा। एन ऑक्टेन अभी तक इनमें से दो में एन ऑक्टेन दिख रहा है, बाकी और देख लेते हैं आगे। आइसो ऑक्टेन एंड नहीं, फिर बी आंसर ही होगा, क्योंकि आपको पता है, मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ कि ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही घटेगा, और मॉलिकुलर मास जितना बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन से अरेंज नहीं किए गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH जो होता है बेंजोइक एसिड डीएक्टिवेट कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। बेंजोइक एसिड है ना इसमें, है ना, देखो आपको दिख रहा होगा हर जगह बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने बेंजोइक एसिड डीएक्टिवेट कर देता है, तो रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, ये घटा देगा, ये रिएक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब ढूंढ लीजिए जहाँ इसी तरीके से ऑर्डर चल रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे अच्छे मतलब वीक जो होना चाहिए वो बेंजोइक को ही जाना चाहिए, तो मतलब बेंजोइक सबसे अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब आंसर फिर मैं ए लगाऊँ, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट है, ये बात ध्यान रखना, नॉट है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एरोमेटाइजेशन ऑफ द एन हेप्टेन बाय पासिंग ओवर द कैटलिस्ट, यानी एरोमेटाइजेशन अगर करा देते हैं तो आपको पता है कि सब रेक आपस में मिला दीजिए। किसका है, एन हेप्टेन का है, तो इसमें 6 कार्बन आपस में जोड़ दो, एक फ्री कर दो, टॉलिन बना दो। बी है ऑप्शन, ठीक है लगा दो बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन से एकदम लगाते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा इन क्वेश्चंस को करने से। 12वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉलिन ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो टॉलिन में CH3 ग्रुप डी मतलब वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ना कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो ना तो यहाँ आर्थो पैरा का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि बेंजो ट्राइक्लोराइड ही बनेगा, सिंपल सा है कि 12 का आंसर सी होगा। रिएक्शन आपको आती होगी, थोड़ा हिंट मैं आपको दिए दे रहा हूँ कि अगर सनलाइट हुआ करे, जैसे ऊपर CH3 है और यहाँ पर आपने क्लोरीन लिखा और सनलाइट लिख दी, तो इसका मतलब फिर अटैक ऊपर कराना, पहले बनाना CH2Cl, फिर बना देना CHCl2, फिर बना देना CCl3 और नीचे बहन जी लटकाते रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पर AlCl3 एनहाइड्रस होता फिर आर्थोक्लोरोटॉलिन और पैराक्लोरोटॉलिन बन जाता। ये बात भी ध्यान में रखने वाली पड़ेगी आपको। 13वां क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली एसिटल्डिहाइड आफ्टर ओजोनोलिसिस। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो केवल एसिटल्डिहाइड, तो जनाब जहाँ पर सीधी इस बात में आपको कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में फंस जाए, सिमेट्रिक हो जाए और दोनों तरफ 2-2 कार्बन, भाई एसिटल्डिहाइड में 2 ही होते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से फिर आंसर इसका फिर ए होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसे करके देख सकते हो, जगह है मैं करके भी आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके अंदर भी लगेगा नहीं यार अनुसार कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो मैं आपको बेवकूफ़ भैया क्यों बनाऊँगा, आप सभी पढ़े लिखे सज्जन हैं, पढ़े लिखो को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं आप। O3 से जब अटैक करेंगे तो CH3C लिया, यहाँ पर ऐसे ऊपर O लगाइए, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ O लगाइए, यहाँ अब इसको ऐसे तोड़ दीजिए, दिख गया आपको CH3CHO इधर, CH3CHO इधर, सिंपल है ना जलवा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, बढ़िया लगता है आपके साथ काम करते हुए मतलब क्वेश्चन करते हुए। 14 क्वेश्चन पे आई, इथाइलिन रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खूब आता है ये क्वेश्चन जनाब। यानी कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब रिएक्शन करता है बेयर्स रिएजेंट यानी वाटर, गंगा जल इसके मुंह में लगा दीजिए, एक नेसेंट ऑक्सीजन लगेगी, तो मतलब CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH बन जाएगा। सिंपल सा ग्लाइकॉल है, कहीं पर आंसर है ग्लाइकॉल, ठीक, वेरी गुड ना सा, मज़ा आ जाता है। यानी कि आप आंसर मन में सोचा करिए, पहले ऑप्शन मत देखा करिए, 1000 बार कह चुका हूँ ऑप्शन मत देखिए, पहले आंसर मन में सोचिए, फिर वही आंसर ढूंढिए, गलती होने के चांस ख़त्म। ठीक है, कंसेप्ट हमारा लगाइए, अपना कंसेप्ट भी लगाइए, लेकिन अपना से अगर बेटर कहीं कंसेप्ट मिले तो ज़रूर लगाइए उसे। व्हेन 2 ब्यूटाइन इज ट्रीटेड PDVSO4,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। बहुत ही बढ़िया जनाब क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। यानी कि अगर आपको कहीं पर ब्यूट-2-आइन, तो मुझे याद है कि जब ब्यूट-2-आइन को PDBSO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट सिस बनता है, और ब्यूट-2-आइन है तो ब्यूट-2-ईन ही बन जाएगा, 1-ईन नहीं बनेगा। तो ये तो सब काट ही दीजिए आप, इनमें से ऑप्शन मुझे सी लग रहा है, बाकी आप समझदार हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा। ट्रांस इसमें नहीं बनता। ट्रांस के लिए आपको फिर जो कैटालिस्ट होता है वो चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ ये जब भी PDBSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर हमेशा सिस फॉर्म ही बनती है, ट्रांस नहीं बनती है। 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 जब पहुँचेंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जैसे हमने पहले इसकी एक्स से रिएक्शन करा दी। एक्स का मतलब आप समझते हैं किसी भी हैलोजन Br2 ले लीजिए, कोई भी हैलोजन से करा लीजिए। जैसे ही आप हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एक्स, अच्छा एक्स पूछा है, सॉरी एक्स पूछा है, वेरी सॉरी। तो इसका मतलब पहले ओजोन से कराइए ना। ओजोन से जब आप कराएंगे इसकी रिएक्शन तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीच में बॉन्ड रहेगा और इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन पक्का हो गया, ओजोनोलिसिस है ये सिंपल। तो सी लगा देते हैं ऑप्शन, है ना, सी लगा देते हैं, बिल्कुल सही। इसके आंसर्स मैं नहीं लगाऊंगा, कारण ये मैं आंसर आपको सॉल्व करवाता चल रहा हूँ। कहाँ फिर इकट्ठा आंसर सॉल्व करके लगाना पड़े, डायरेक्ट सॉल्यूशन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 17 आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस कर लूँगा इस बहाने। 17वां क्वेश्चन आ जाइए। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। प्रोपाइन और प्रोपीन किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो आपको पता है कि प्रोपाइन अगर AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट दिया जाए तो वाइट PPT देगा, जबकि प्रोपीन ऐसा नहीं करेगा। तो प्रोपीन किसके साथ करेगा? प्रोपीन एल्कलाइन KMNO4 के साथ कर सकता है, तो KMNO4 के साथ तो प्रोपाइन भी कर सकता है, कंसंट्रेट नहीं। Br2Cl2 भी दोनों से रिएक्शन, तो आंसर आप डी ही लगाइए। मुझे तो डी ही लग रहा है, एक्जैक्ट आंसर इसका डी ही जनाब। तो हम लोग 17 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ है हमारा ये क्वेश्चन है। आ जाओ भैया सामने, दर्शन दो। चलो भैया इन्हें दर्शन दे दिए। 18वां क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन। एक तरफ लिंडलार कैटालिस्ट लगा रखा है, एक तरफ लिक्विड अमोनिया लगा रखी है, बार जलवानु शर्मा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 6 जो आपका क्वेश्चन नंबर शायद 16 था, मुझे तक याद है कि वहाँ पर वो 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 था जहाँ पर सिस वाली कंडीशन आई थी। अब आपका अब वो कन्फ्यूज़न भी यहाँ मिटा दूंगा 18 वाले में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस पर इम्पोर्टेंट ठोक दीजिए। देखिए लिंडलार जब कैटालिस्ट था तो सिस बन रहा था, ठीक है, सिस ब्यूट-2-ईन बन रहा था। अब जब लिक्विड अमोनिया लोगे तो भाई साहब ट्रांस बन जाएगा। आपका वो वाला कन्फ्यूज़न जो पीछे था वो यहाँ मिट जाएगा कि सर कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए मुझे याद आ गया कि नहीं तो मैं वहीं बोल देता, याद नहीं आ पा रहा था उस समय कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया जाएगा। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि एक में सिस बनेगा और एक में ट्रांस बनेगा। सिस हमेशा लिंडलार से बनता है, ट्रांस हमेशा अमोनिया सोडियम लिक्विड अमोनिया बनता है। तो जनाब आंसर फिर झोंक दीजिए इसमें ए वाला। अरे आंसर लगाया करो यार, दिल खोल के, होगा सो देखा जाएगा। 19 पे देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। कौन सबसे ज़्यादा एडिशन रिएक्शन के अगेंस्ट सेंसिटिव है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई साहब एडिशन रिएक्शन सबसे बढ़िया कौन शो करता है? तो बढ़िया तो मुझे तो पता है एल्कीन और एल्काइन दोनों शो करते हैं, लेकिन समस्या एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस। यहाँ पर आंसर तो एल्कीन भी है एल्काइन भी है, दोनों दे रखे हैं, बोथ आर इक्वली सेंसिटिव। और उसके बाद तीसरा भी चौथा भी दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँ कि देखिए क्या है कि आपको एक चीज़ बताऊं कि जब सपोर्टिंग ग्रुप कहीं पर लगे होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात कहूँ कि एल्कीन्स आर मोर सेंसिटिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं देन एल्काइन, ये आपको पता है एडिशन रिएक्शन के अगेंस्ट। लेकिन एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स जो होती है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से चलती है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा टर्सरी स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब बनेगा तो वो केवल ब्यूट-2-ईन में बनेगा और ब्यूट-2-ईन का आंसर फिर डी लगेगा। मतलब जो कंसेप्ट मैंने बताया टर्सरी कार्बोकैटायन वाला, और यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, भाई कार्बोकैटायन में यही तो ऑर्डर रहता है ना। तो इस ऑर्डर से आप आंसर निकालेंगे तो फिर आंसर डी ही आएगा जनाब। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। फिनाइल ग्रुप लगा रखा है इन्होंने, फिर इन्हें एक्स लिया है, पीएच बनाया, द रिएजेंट एक्स और वाई। हाँ कितना अच्छा क्वेश्चन लगाया यार, शिफ्टिंग कर दी है बॉन्ड की। और ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्टिंग जनाब जो होती है वो पहले देखिए, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट करना तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि पहले आप अल्कोहलिक QH डालिए और वापस लाना है तो अमोनियम, वो लिक्विड अमोनिया, और सोडियम डालिए NaNH2 जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब फिर आंसर इसका बी लगाना पड़ेगा। यानी एक्स का जो आंसर आएगा वो एक्स का जो आंसर आना चाहिए, पूछा पहले एक्स पूछा है ना,
है ना। जब x पूछा है तो इसका मतलब x में फिर KOH आना चाहिए, और जो है x में KOH और y में क्या आएगा, फिर NaOH आएगा। तो KOH NaOH कहाँ है, डी आंसर। भाई आंसर तो ये भी है और आंसर ये भी है, लेकिन पहला वाला x और y देखना है ना। तो x जब राइट भाई एल्कोहलिक क्योज डालेंगे, Br2 एल्कोहलिक क्योज जब डालेंगे तो 2 Br लगाएंगे, जो Br लगाएंगे उसके बाद फिर वो आपको सिंपल सा तरीका बता दो, पहले आप KOH एल्कोहलिक KOH और Br डालेंगे और Br2 डालेंगे, तो उसमें होगा क्या कि पहले इसमें Br लगाइएगा, और Br जब लगाएंगे तो दोनों Br यहाँ पर जुड़ेंगे, और उसके बाद जुड़ने के बाद जो होगा वो फिर इसके बाद जब एल्कोहलिक KOH जैसे ही पड़ेगा तो ये पड़ोस वाले से, यानी कि आपको सिरजफ रूल लगा देना पड़ेगा कि देन दैट एल्काइन इज ऑब्टेन्ड विच इज़ मोर एल्काइलेटेड। ये कंसेप्ट लगा करके बना दीजिएगा, यानी कि डबल बॉन्ड इधर से शिफ्ट यानी हो जाएगा। और उसके बाद उसमें से जब आप NaNH2 डालेंगे तो फिर कंडीशन वही पैदा हो जाएगी कि भाई यहाँ पर जो Br2 है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, यही काम करता है। और यही एक तरीका, दूसरा तरीका भी आपके मन में हो सकता है कि भाई एल्कोहलिक क्योज डालेंगे, तो जैसे एल्कोहलिक क्योज डालते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो होता है कि पहले जो है वो Br2 जोड़ता है, और Br2 जोड़ने के बाद उसको जब हम NaNH2 से रिएक्ट कराते हैं तब वो चेंज करता है। ये मुझे पता है। आपको अगर कोई बेटर आंसर इससे पता हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे एल्कोहलिक जब KOH से हीट करते हैं तो टर्मिनल एल्काइन जितनी भी होती हैं वो आइसोमेर, दूसरा जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है वो बता देता हूँ कि टर्मिनल एल्काइंस आइसोमेराइज हो जाती हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन में। मतलब ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि एल्कोहलिक KOH का दूसरा काम, एक तो मैंने वो तरीका बता दिया, अगर Br2 यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा। तो जब Br2 ऑप्शन नहीं है, अगर Br2 होता तो मैं वही आंसर बोलता, लेकिन जब Br2 नहीं, थोड़ा सा माइंड में सेटअप आया कि जो एल्कोहलिक KOH होता है ये टर्मिनल एल्काइन को आइसोमराइज कर देता है नॉन टर्मिनल एल्काइन में। कहीं पर लिख लीजिए इस बात को। और जो मतलब NaNH2 होता है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन को जो होता है वो आइसोमराइज कर देता है टर्मिनल एल्काइन में। ये एक कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि एल्कोहलिक KOH का काम होता है कि जो टर्मिनल एल्काइन है उसे नॉन टर्मिनल में, और NaH2 का काम होता है जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है उन्हें टर्मिनल में कन्वर्ट कर देना। तो उसके हिसाब से फिर आंसर डी ही लगेगा। अदरवाइज़ Br2 होता तो फिर मैं आंसर इसको लगाता इसी हिसाब से। तो मतलब Br2 तो तब भी आंसर, लेकिन Br2 है नहीं, इसलिए कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ा। 21 में आ जाइए। इन द रिएक्शन NaNH2, भाई NaNH2 तो साथ ही नहीं छोड़ दें, इसमें NaNH2 अगर लगा हुआ है तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर ये एसिटिक कैरेक्टर भी शो कर देता है, हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, तो एक सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा। और जब CH3I से रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोपाइन बन जाएगा, है ना, प्रोपाइन बनेगा। सोडियम वो NaI निकल जाएगा और जुड़ जाएगा तो प्रोपाइन बन गया। प्रोपाइन को जब तो एसीटोन बनना चाहिए फिर। तो 21 वाले मेरा आंसर एसीटोन लगा लीजिए। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताइएगा, मैं बता दूँगा। फिलहाल मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर Na लगाइएगा, जगह अगर है तो मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर Na से रिएक्शन कराइएगा, सोडियम एसिटाइलाइड बनाइएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड। आप उल्टा भी CH के अनुसार को लिखना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कराइए CH3I से कराइए, बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 जुड़ गया। अब इसकी जब आप पता है, जब इसको आगे कराते हैं प्रोसीड, अब तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। HgH2 से कराएंगे तो एसीटोन बनता है। 22 क्वेश्चन में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-हेक्साइन इनटू ट्रांस 2-हेक्सीन। अब भाई सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 22वें वाले में आपको बता देता हूँ कि जब एल्काइन को यानी रिड्यूस करते हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 तो सिस एल्कीन बनता है। ये आपको पता लग गया ना, सिस एल्कीन बनता है। लेकिन बात ये कह रहा है कि इसको आपको ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस में तो मैंने अभी अब आपको बताया कि ट्रांस जब बनाना हो तो भाई साहब लिक्विड अमोनिया को पकड़े रहिए। लिक्विड अमोनिया यहाँ पर केवल डी ऑप्शन में आ रही, तो फिर आंसर डी आ जाएगा, सिंपल है ना। तो NaBH4 तो रिड्यूस कर देगा, है ना। तो आप लिक्विड अमोनिया को लगाइए। इससे ऊपर 18वां क्वेश्चन देखिए, उससे भी यही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, पानी पिया है मैंने, प्यास लग जाती है बोलते बोलते। चलिए कोई बात नहीं, आप भी पानी पी लीजिए। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 23rd में क्या है कि CH3 दिया है, तो ठीक है, CH3 CH2 CH और ऊपर CH3, यानी कि ये कंपाउंड आपका दे दिया 1 2 2 ऑल है ना, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन 2 ऑल दिया हुआ, ठीक है। ये ब्यूटेन 2 ऑल पे उन्होंने H डाला। जैसे ही H डाला है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से क्या होगा, ये वाटर निकल मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि ये कंपाउंड जो होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी अगर हम बात करें तो सिस ब्यूटीन बन जाएगा, है ना, सिस ब्यूट 2इन बनेगा, ठीक है, सिस ब्यूट 2इन बन गया। उसके बाद Br2 से कराया तो ये तो सिस ब्यूट 2इन ढूंढिए आंसर। अच्छा, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ F आर पॉसिबल, तो सिस ब्यूट 2इन बना, तो इसमें तो वही पॉसिबल है, ब्यूट 2इन के एक तो सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, 2 हो गया, और एक अगर हम टर्मिनल बना दें तो वो भी पॉसिबल होता है। इसका मतलब फिर आंसर हम 3 लगा सकते हैं, इसमें 3, इज इट क्लियर, 3 लगा सकते हैं। और मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, बना करके दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। ये बन गया आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता, देख लूँ एक बार क्या है, क्योंकि आंसर आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप जैसा ही हूँ इसलिए आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हो गया CH3 और यहाँ पर आपका क्या हो गया यार, इधर देखें, ये है आपका ऑप्शन, ठीक है, लाइन है बीच में, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, गड़बड़ बन गया है स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं। यहाँ CH3 है, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, फिर यहाँ CH3 और यहाँ पर OH है। जब इस पर H पॉजिटिव डालेंगे तो ये H पॉजिटिव इससे रिएक्शन करेगा, बॉन्ड इधर रोटेट कर जाएगा, तो मतलब ये यहाँ पर H रहा होगा, तो ये हो गया आपका CH3 और यहाँ C और यहाँ H हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आपका हो गया H हो गया और यहाँ CH3, ये कंपाउंड बन जाता है, ये बना। अब इसका दूसरा ऑप्शन है कि भाई सिस बना तो इसका ट्रांस भी बनेगा। जब ट्रांस बनेगा तो तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरा ऑप्शन इसका ये भी पॉसिबल है, CH3 CH2 1 2 3 4 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन चेक करें, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, यहाँ चेक करिए, 3 और 3 6, ठीक, 3 3 6, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, वेरी सॉरी, ये डबल बॉन्ड आना चाहिए ना, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा ना, तभी तो बनेगा डबल बॉन्ड में। अब 3 3 6, 3 3 6 7 8 9 हो गया, तो 3 3 सॉरी 3 3 3 2 5 6 7 8, 1 3 4 हो गया और 4, ठीक, वेरी गुड। तो इसका मतलब फिर आंसर जो होना चाहिए वो हमारे साथ में हो गया, फिर आंसर मतलब सिंस F जो है वो हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 H, ये तो F हो गया, और इसका आइसोमर एक ये सिस बन गया, इसी का एक ट्रांस बना ला, एक साइड में आप ब्यूट 1इन बना लेना। तो ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 23वां क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 24 में। ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द 2 मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आइटम। अब भैया 2 मोनोक्लोरिनेशन करा देना, तो जैसे ही मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कार्बन का नंबर आएगा निकल के, वो जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो कायरल होंगे वो 2 आएगा, क्योंकि कारण है कि कार्बन नंबर अगर मतलब लेफ़्ट से देखोगे, जैसे एक सेकंड नंबर पे Cl जोड़ दीजिए, पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद जो चारों तरफ लटके हुए उनमें भी जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब फिर आंसर मेरे हिसाब से कायरल तो 2 ही बन पाएंगे। आप एक बार चेक करिएगा, आंसर आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आंसर शीट इसकी नहीं, इसीलिए आपके साथ लगा हुआ हूँ, और आंसर शीट मुझे बनानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि मैं आपके साथ ही सॉल्व करूँ। कोई नहीं, क्वेश्चन मिलना चाहिए, सिंपल सी तरीका है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन Br2Fe इज ट्रीटेड विद, अरे वाह, Br2 और Fe के साथ इसको ट्रीटमेंट जब हमने दिया तो जनाब प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि Br2 और जैसे Br2 और Fe को आप डालेंगे तो फिर सिंपल सी इसका की कंसेप्ट ये है कि जो ग्रुप लगा हुआ है कि बेंजीन रिंग में हम NH, कहाँ पर NH क्या होता है, वो एक्टिवेट कर देता है, NH को ढूंढना है, NH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जबकि CO होता है वो क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये वाला तो डीएक्टिवेटिंग और ये वाला एक्टिवेटिंग है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा रिंग जिसमें NH होगा उसमें गवर्न करेगी। तो NH किस में लगा, इधर वाले हिस्से में लगा हुआ, यानी NH लेफ्ट वाले में लगा हुआ, राइट वाले में नहीं लगा हुआ। तो फिर सिंपल सा आंसर आप ढूंढ लीजिए कि इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। एक तो ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है, देखो Br यहाँ लगा है, तो ये तो हम मानेंगे नहीं, Br हमें लेफ़्ट वाले रिंग में ढूंढना है, बस इतना सा काम करना, क्योंकि हमने आपको तरीका बताते। तो लेफ़्ट वाले में तो फिर यहाँ भी लगा हुआ है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब इन दोनों में फिर कौन सा सही होगा। तो अब आपको मैं बता दूं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, तो फिर आंसर मैं बी ही लगाऊंगा 100%।
उसके बाद आ जाते हैं व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ब्यूटेन 2-ऑल। जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ब्यूटेन 2-ऑल से ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब ग्रिगनार्ड भैया को जब जो है वो टर्सरी से देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्सरी अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट करें तो उसका बनेगा क्या, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है, जब कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिवेट हाइड्रोजन, मतलब जो जहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन हो, तो फिर हाइड्रोकार्बन बनता है। और हाइड्रोकार्बन जब बनेगा तो आप, और यार सिंपल सा याद रखो कि जब भी ये रिएक्शन करता है, मैंने पहली रिएक्शन पढ़ाई थी ग्रिगनार्ड एजेंट में, जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हमेशा एल्केन बनते थे, जब वहाँ एल्काइल ग्रुप था तो एल्केन, अब यहाँ फिनाइल ग्रुप है तो बेंजीन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बेंजीन लगाएंगे। आंसर सिंपल सा तरीका ये है ना, सिंपल कंसेप्ट समझिए। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जब नोचल, नोचल समझते हैं ना, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, टू है आई, तू है आई, तू ना आई, है ना, आई टू, बीच बीच में कभी थोड़ा इंटरेस्ट भी लिया करिए, एकदम बोरिंग ना करा करिए। केमिस्ट्री में ना ये नोचल लिखा हुआ है, नोचल तो NOCl है। 27वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 27वें क्वेश्चन में जब NOCl के रिएक्शन कराएंगे तो जनाब आपको मैं बता देता हूँ कि अब आप ये जानते हैं कि ये इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इतना तो आप भी जानते होंगे। तो अटैक किसका कहाँ होगा अब तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। NO भैया को यहाँ ठोक दीजिए, क्लोरीन बहन जी को यहाँ ठोक दीजिए, तो ये प्रोडक्ट 27वें का जो मिलना चाहिए वो जनाब 27वें का प्रोडक्ट वही मिलना चाहिए जहाँ पर मेरा पेन चल गया है, यानी A मिलना चाहिए। क्लियर? चलिए, द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ द ट्रांसब्यूट्रीन। यार अभी करा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, 28वें का आप करिएगा इसे। जब ब्रोमिनेशन करेंगे इसका तो ब्रोमीन वहाँ कहाँ ऐड हो जाएगी, जहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं ना भाई, हाइड्रोजन जहाँ लगे और जहाँ डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात ये करें तो एक कंपाउंड क्या बनेगा, यानी कि द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड ट्रांसब्यूट्रीन है ना, ट्रांसब्यूट्रीन का करते हैं। अच्छा चलिए मिला लेते हैं, CH3 हो गया, C हो गया, H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH3 हो गया, H, यानी कि Br एक ही साइड में लगाने पड़ेंगे, Br सब एक ही साइड में लगेंगे तो फिर मीजो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब एक ही आइसोमर मिलेगा इसमें, यानी सिंपल सा एक होना चाहिए। यही एक कंसेप्ट है जो मुझे आइडिया है, और आपके साथ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप बाद में कुछ आंसर शीट दो, मैंने भैया नहीं लिखी है। 29 में देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आ जाइए मौका वारदात पे। NH कहाँ लगा हुआ है, लेफ़्ट वाले रिंग में, और CO कहाँ लगा है, राइट वाले रिंग में। बस कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि NH ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है, आर्थोपैरा पे ले जाएगा, और ये डीएक्टिवेटिंग होता है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट जो बनना चाहिए एग्जैक्ट प्रोडक्ट 29 का जो है वो फिर मेरे हिसाब से आर्थोपैरा, मतलब ये जो है NO2 लगेगा ना भाई, नाइट्रेटिंग रीजेंट है तो NO2 इस पर लगाइए लेफ़्ट वाले पे। तो लेफ़्ट वाले में जब आप लगाएंगे तो फिर इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए 29 का B होना चाहिए, है ना, 29 का B होना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है कि 29 का आर्थो भाई, और तो एक तो 29 के B में क्या दे रहा है, 29 का A तो ये हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। तो D ऑप्शन क्या हो सकता है, देखते हैं ज़रा एक बार। NH ऐसे लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन इसके हिसाब से ये तो मेटा पोजीशन है, इसके हिसाब से तो लगना ही नहीं, इसके हिसाब से पैरा पोजीशन है, तो फिर आंसर बेटा यही आएगा, B ही आएगा, पक्का है। ए नहीं आ सकता क्योंकि ए में तो है ही संभावना ही नहीं है। तो ये मैंने 29 क्वेश्चन आपको कराया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए बड़ा अच्छे लेकर के आया हूँ। ऑर्गेनिक की ये सीरीज़ पूरी चलेगी, कम से कम मेरे पास 200 क्वेश्चन हैं और 200 क्वेश्चन तक आप तक पहुँचाऊँगा। ये अभी आज 50 क्वेश्चन करते हैं, तो ऑर्गेनिक की सीरीज़ बहुत बढ़िया आपके सामने रख रहा हूँ। 30-50 क्वेश्चन हर बार सीरीज़ में आएंगे, चिंता न करिएगा। द रिएक्शन, अब यार इसमें मुझे बताना नहीं है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन लग रही है, तो 30 का लगा दूँ, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन लगा दूँ भैया, आप लोगों ने कह दिया तो मैंने लगा दिया। 31 विच रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द हैलाइड एल्कोहल्स, यानी कि ROH ले लें, कन्वर्ट हैलाइड से, हाँ ठीक है, एल्कोहल्स, कार्बोनल्स, कंपाउंड, एसिड सबको एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। यार ये जनाब वाली बहुत जानदार रिएजेंट है। तो 31 के लिए कौन नहीं कहता है भाई, अगर आप केवल जिंक मरकरी लेंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप को ही चेंज करता है, ये केवल एल्कीन वेल्कीन को ही चेंज करता है, या फिर कार्बोनाइल को करेगा, एल्कोहल को तो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये रेड फास्फोरस जनाब जो है और HI ये कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर 31 का जो आना चाहिए वो फिर B आना चाहिए, पक्का B ही आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब आप समझते हैं ना, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटायरिक, पहले तो ये बताइए कि आइसोब्यूटायरिक एसिड जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो आइसोब्यूटायरिक एसिड लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। CH3 लिखा मैंने, CH लिखा मैंने, यहाँ CH3 लिखा और ये COOH। देखिए आइसो है, ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटायरिक एसिड हो गया। इसको जब डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो यहाँ से फिर ये छोटू निकल जाएंगे। जब छोटू निकल जाएंगे तो मतलब एल्केन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे, मीन्स 3 कार्बन की चेन प्रोपेन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लें कहीं है प्रोपेन, नहीं अधिकतर लोग ब्यूटेन लगा के चले आएंगे इसमें आंसर। प्रोपेन है, बी ऑप्शन लगा दीजिए, 22 का बी। When an aqueous solution containing sodium acetate and sodium propanoate is electrolyzed, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन दमदार है। यानी कि सोडियम एसीटेट भी लिया इन्होंने और सोडियम प्रोपेनोएट भी लिया, दोनों को इलेक्ट्रोलाइज किया। तो सोडियम एसीटेट को करेंगे तो ईथेन बनेगा, पक्का है ना, ईथेन बनेगा, ठीक है। और सोडियम प्रोपेनोएट करेंगे तो फिर आपका इसका मतलब है सोडियम प्रोपेनोएट है ना, तो यानी कि 2 लिए जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो 2 में एक CO2 निकल जाएगा, यानी कि 4 यानी ब्यूटेन बनेगा, है ना। तो इसका मतलब फिर आंसर मैं क्या करूं कि कौन सा लगाऊं इसमें, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपेनोएट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो मेरे हिसाब से फिर ईथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत अमाउंट प्रोपेन का तो बनता ही होगा, ये भी एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब फिर मैं ऑल ऑफ द अबव में लगा दे रहा हूँ, क्योंकि 2 आंसर मुझे मिल गए, फिर तो ऑल ऑफ द भी बचा, प्रोपेन तो स्मॉल अमाउंट में बनता ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समस्या ये है कैसे बनेगा, वो भी आपको मैं एक हिंट दिए दे रहा हूँ भाई। जैसे कि अब कोई तुमने रिएक्टेंट मिक्सचर डाला तो ये क्या मिक्सचर 100% श्योर है कि आपस में रिएक्शन करेगा। अगर CH3COONA रिएक्शन करेगा, CH3COONA, तो क्या CH3COONA CH3CH2COONA से रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर ये रिएक्शन करेगा तो फिर ये प्रोपेन भी बनेगा, 100% श्योर है। ये है इसमें कंसेप्ट, सुन लीजिएगा। 34 क्वेश्चन में आइए, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मिथाइल अल्कोहल। अरे भैया मिथाइल ब्रोमाइड है ना, तो मीथेन बनाओ, 34 वाले का आंसर फिर मीथेन लगाओ, सिंपल। नेक्स्ट 35 पे आइए, हेक्साक्लोरोईथेन इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई BSC कहलाएगा, बेंजीन छक्का क्लोराइड है ना, आप जानते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 36वें पे आइए, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्कीन किसका एग्जाम्पल है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन का है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता भी है। तो इसका मतलब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाएं, क्या लगाएं, एक ही ऑप्शन है, फ्री रेडिकल से चलता है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, सॉरी मैं एल्कीन पढ़ रहा था तो मैं तो एडिशन सोच रहा था ना, तो सब्स्टिट्यूशन ही आएगा, ठीक है, हो गया। 37 में एन एल्काइल ब्रोमाइड X रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन कंपाउंड X इज, यानी X किसी सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, डाई इथाइल ऑक्टेन बना रहा है। तो डाई इथाइल ऑक्टेन का मतलब हुआ कि ये फिर मैं वुड्स रिएक्शन समझूं, और वुड्स रिएक्शन में जो एक प्रोडक्ट लिया जाएगा वो सिंपल सा फिर वुड्स में यही आना चाहिए, वुड्स है ना, 2 4 5 जब मुझे दिखा तो मुझे वुड्स लगी, तो मैं फिर ऑप्शन डी लगा रहा हूँ, यही आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये वुड्स करा के देख लेना इसको, अगर ना आपको मेरी बात आप सहमत कहीं से कहीं पर हो पा रहे हो तो इसको कराने का तरीका भी बता देता हूँ कि यहाँ पर CH है, सामने Br लटका दीजिए, नीचे C2H5 लटका लीजिए, आगे की चेन वैसे कंटिन्यू कर लीजिए, फिर इधर आ जाइए तो यहाँ पर वही Br सोडियम भैया बीच में बैठा लीजिएगा, है ना, यहाँ पर CH, यहाँ पर वही C2H5 लंबी चेन और बीच में सोडियम भैया बैठा लेंगे, नोच लेना यहाँ से, जैसे नोचोगे चेन बन जाएगा, तो 4,5 डाइथाइल आ जाएगा अपने आप ही झम्म से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द क्लोरीन एंड द मीथेन, द एडिशन, शायद छूट गया क्या, कोई नहीं छूटा, 37वां कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है 37वां हो गया। उसके बाद आ जाइए 38 पे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द क्लोरीन एंड मीथेन, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया। जब जैसे ही फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराओगे तो ऑक्सीजन तो एक इनहिबिटर की तरह काम करेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो इसका मतलब वह पूछा है कि इसमें आंसर क्या करना है, ऑक्सीजन तो मुझे लग गया कि ऑक्सीजन इसमें लिया गया है, तो ऑक्सीजन तो इन्वर्टर लगा दो आप, ठीक है। ऑप्शन देखते पढ़ते हैं, एक्सेलरेट द रिएक्शन, ठीक है, रिटार्ड द रिएक्शन एट द सेम टाइम, ठीक, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, में एक्सेलरेट द रिएक्शन, तो मेरे हिसाब से भैया फिर 38 का आंसर जो है वो रिटार्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे ये पता है कि इन्वर्टर का काम करती है, तो आप बी लगाइए पक्का, ठीक है ना।
39 एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन कार्बन चेन आइसोमर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑड कार्बन चेन एल्केन। तो यानी कि ऑड चेन में क्या होगा, आपको कंसेप्ट तो पता होगा ना, कंसेप्ट अगर नहीं पता तो बता देते हैं। एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लोजली पैक हो जाएंगे, ऑड नंबर में इतना क्लोजली पैक नहीं हो जाते हैं, इसीलिए फिर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, कंसेप्ट को समझने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद जिंक इज ए क्लोज्ड, मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद जिंक इन ए क्लोज ट्यूब। मिथाइल ब्रोमाइड को जिंक के साथ गर्म कर दिए, क्लोज ट्यूब में गर्म करिएगा तो फिर आपको CH3Br प्लस Zn, आपको पता होगा कौन सी रिएक्शन है, कुछ फ्रैंकलैंड रिएक्शन जैसी याद आ रही है, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में फिर ईथेन बन जाता है। ईथेन कहीं पर है जनाब, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन याद रखिएगा। 41 पे आइए, पैराफिन डिजॉल्व्स इन, ये तो दुनिया जानती होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पैराफिन जो होता है वो नॉन पोलर होता है और ये नॉन पोलर में ही घुलेगा। और नॉन पोलर कौन सा होगा, नॉन पोलर यहाँ पर डिस्टिल वाटर होगा कि मिथेनॉल होगा कि बहनजी होंगी, तो भैया मुझे तो फिर यहाँ पर बहनजी ही नॉन पोलर लग रही हैं। उसके बाद 42 पे आ जाइएगा, 42 कीटोन है, इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एल्केन बाई, तो वुल्फ किश्नर तो कर देंगे, क्लीमेंसन भी कर देंगे और आपका क्लीमेंसन भी कर देंगे, लेकिन ये वुड्स नहीं कर पाएंगे इसको, इसका मतलब 42 का आंसर डी लगा दें। रेड वो तो कर ही देगा, रेड भी। 43 पे आ जाइएगा, द फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन ऑन हीटिंग विद C2H5 विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज़ कंटेमिनेटेड विद द इम्प्योरिटीज़, द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, यानी कि 43 वाले में अगर हमने कंपाउंड ब्यूटेन बनाया तो C2H5I लेना पड़ेगा, है ना जी, C2H5I लेना पड़ेगा, और C2H5I लिया और सोडियम, ठीक है, मतलब वही वुड्स रिएक्शन कराएं इसका, जैसे वुड्स कराएंगे तो ब्यूटेन बनेगा। जब ब्यूटेन बनेगा तो इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जो रहेंगी वो किसकी रह सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे जो लग रही है वो एक कंसेप्ट है कि थोड़ा बहुत अमाउंट जो बन जाता है वो मतलब कहें कि एल्कीन का बन जाता है, मतलब ईथीन का इसमें बनने के चांस हैं, यही एक इम्प्योरिटी मानी जाती है इसके अंदर। 44 देखिएगा, द मोस्ट रिएक्टिव एल्केन इज़, द मोस्ट रिएक्टिव एल्केन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव जो एल्केन है वो क्या होगी। मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर टर्सरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, वही हाइड्रोजन से, मतलब टर्सरी हाइड्रोजन जहाँ होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, ऐसे बोले टर्सरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव, वो ये सेंटेंस बोले ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो टर्सरी हाइड्रोजन तो मुझे टर्सरी कार्बन में दिखाई देगा, तो मतलब यहीं पर बोले, तो 44 का मैं डी लगाऊँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर, इसमें मैं एक चीज़ अगर आपको और बताऊँ कि अगर ये रिएक्शन बनेगी तो जैसे कि मान लीजिए ये C2H5I है, ये वुड्स के थ्रू तो ये बना दिया, इस वाले में थोड़ी एक बात और बढ़ाना चाह रहा था, बढ़ा देता हूँ। तो अगर C2H5 को कभी कभी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अगर ये चली तो C2H5 अगर फ्री रेडिकल बना, है ना, C2H5 फ्री रेडिकल बना तो इसका मतलब C2H4 भी बनता है और साथ में C2H6 भी बनता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप चलाएंगे तो इस वाले में आंसर मैच करेगा। कौन सा नंबर, ये 43 में। 45, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाते समय इट इज़ नेसेसरी टू यूज़, किसका यूज़ ज़रूरी है एल्केन बनाते समय, तो आपको बता देते हैं कि एल्केन बनाते समय आयोडीन को मिलाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है, और आयोडीन जो होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडेंट माना जाता है। तो सिंपल सा आयोडीन जो होता है वो एल्केन को कि एल्केन बनाते समय इसलिए डाल दीजिए क्योंकि वो फर्दर रिवर्सिबल ना होने पाए रिएक्शन, मतलब ये एक कंसेप्ट इसमें लगाया जाता है। 46 में आ जाइए, 46 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन व्हेन पास थ्रू द Cr2O3 सपोर्टेड ओवर द एल्यूमिना। तो ये क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जब एल्यूमिना के ऊपर पास करते हैं तो एरोमेटाइजेशन हो जाता है, और जब एरोमेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर बेंजीन बनेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक तो बेंजीन वाला आंसर ढूंढ लीजिए, दूसरा कौन सा लिया गया, N-हेप्टेन लिया गया, N-हेक्सेन से तो बेंजीन आ गया, N-हेप्टेन से टॉलिन आ गया, तो आंसर फिर सी लगा लीजिए, इसका एरोमेटाइजेशन करा दीजिए। वही सिंपल सा ऐसे करके लिखिएगा, CH3 CH2 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 CH3, अब गर्म करिएगा, बना दीजिएगा बेंजीन। 47 पे आई, मीथेन रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड HNO3 एट हाई टेम्परेचर टू ईल्ड। मीथेन को कंसनट्रेटेड HNO3 से हाई टेम्परेचर पर जब ईल्ड करते हैं तो जनाब जो है वो आपको नाइट्रोमीथेन मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोमीथेन का मतलब फिर आंसर कौन सा लगाऊं मैं,
बताओ भैया, नाइट्रोमीथेन, हाँ डी लगा देता हूँ, टनाटन एकदम। 48 में अब मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम व्हेन पास्ड ओवर द निकल सपोर्टेड ऑन द एलुमिना कैटलिस्ट एट 25, यानी कि 48 का आंसर मैं क्या लगा दूँ कि जब पास करते तो आपको पता है CO और वाटर बनता है, यानी कि वो CO और हाइड्रोजन बनती है, तो यानी कि C लगा देता हूँ। During the Woods reaction, which of the following is sometimes also obtained because of decomposition of the free radical? Free radical decomposition यानी कि during the Woods reaction, which of the following is sometimes also obtained because of decomposition of the free radical? तो फिर इसका मतलब सिंपल सा है कि जब वुड्स रिएक्शन होती है तो अभी मैंने बताया कि फ्री एल्कीन मिलता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था। 50 में ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन एज कम्पेयर टू द क्लोरिनेशन प्रोसीड टू, यानी कि 50 में जो आंसर आना चाहिए, ब्रोमिनेशन इज लेस रिएक्टिव होता है देन क्लोरिनेशन। तो आप भी जानते हो एल्केन्स मतलब एल्केन का मतलब, लेकिन सम टाइम ये सेलेक्टिव हो जाता है अटैक के लिए, तो फिर आंसर फिर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कि स्लोअर, यानी कि सेलेक्टिव मतलब स्लो हो जाता है, तो आंसर 50। तो ये मैंने भाइयों आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज़ दी आज, और इसी के आगे